हे गाइस वेलकम बैक टू करलॉन्च एजुकेशन सेंटर। सो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात किए थे, हाँ है ना। और डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात करने के बाद हम लोगों ने बात किए थे कि किसी भी एटम का अगर मुझे मास निकालना है तो हम लोग मास कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में वैसे तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री से उसका मास निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय हम लोग किसी भी एटम का अगर मास निकालना है तो कैसे निकालते थे, याद कीजिए। दैट इज व्हाट हम उस समय रिलेटिव एटॉमिक मास थ्योरी से उसका मास निकालते थे। मतलब ये है गाइस कि हम किसी भी एटम का अगर मास निकालते थे तो मास कौन सा रहता था, रिलेटिव एटॉमिक मास रहता था गाइस। कौन सा मास रहता था, रिलेटिव एटॉमिक मास, हाँ है ना। और मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखने के लिए कहा था गाइस, दैट इज 1 AMU। मुझे बताइए 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए। दैट इज व्हाट 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। कितनी होती है गाइस, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। मुझे बताइए इस A का मतलब क्या होता है, एटॉमिक, M का मतलब क्या होता है, मास, और U का मतलब क्या होता है गाइस, यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, हाँ है ना। यहां तक गाइस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किए थे। सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए गाइस आज हम लोग क्या बात करेंगे, चलो देखते हैं। आज हम लोग जो भी बात करेंगे उसको जानने से पहले मुझे बताइए, हम जब भी मास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मास की, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन का मास कितना था, 1। लेकिन यहाँ पे लगाते हैं एमयू या फिर यू। ये एमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, है ना। हम लोग बोलते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16। उसके बाद हम लोग सोडियम बोलते हैं, सोडियम का मास कितना हो गया, 23.5, है ना। उसके बाद क्लोरीन बोलते हैं तो क्लोरीन का मास हम लोग यूज कर लेते हैं 35.5। हम ये मास जो यूज करते हैं इसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, एटॉमिक मास। तो मुझे बताइए हम इसको एटॉमिक मास बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं गाइस, एटॉमिक मास। लेकिन एक्चुअली पता है ये एटॉमिक मास नहीं होता गाइस, इट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। इट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि हाइड्रोजन का ये मास है, ऑक्सीजन का ये मास है ना, सोडियम का ये मास है, क्लोरीन का ये मास है। हम जो बोल रहे हैं ना ये मास है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास नहीं है, इट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। बस हम बोलते रहे उसको एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसका एटॉमिक मास नहीं होता गाइस, इट इज कॉल्ड एज इट्स एवरेज एटॉमिक मास। इट इज कॉल्ड एज इट्स एवरेज एटॉमिक मास। सर हम एटॉमिक मास को एवरेज एटॉमिक मास क्यों बोल रहे हैं, फिर ये क्या होता है सर एवरेज एटॉमिक मास। तो गाइस एवरेज एटॉमिक मास जानने से पहले हम एक चीज और देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक ही गाइस हमारा एवरेज एटॉमिक मास। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। सो गाइस एवरेज एटॉमिक मास जानने से पहले मुझे बताइए आइसोटोप्स क्या होता है, जल्दी बताइए आइसोटोप्स क्या होता है, क्योंकि हमने ये पढ़े हैं। आइसोटोप्स हमारे इसके पहले के प्रीवियस स्टैंडर्ड में हो चुका है। क्या होता है आइसोटोप्स, मतलब द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा गाइस, सेम रहेगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उनको क्या कहेंगे गाइस, हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। तो बताइए मुझे आइसोटोप का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहेंगे गाइस, उनको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे यस गाइस आप लोगों ने सुने हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे ध्यान दीजिए हमारा कार्बन हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन इसका एटॉमिक मास 12 भी होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 लेकिन इसका एटॉमिक मास होता है 13। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 लेकिन इसका मास होता है 14। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। सर जी क्या कहते हैं गाइस, आइसोटोप्स कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलिए बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5 लेकिन इसका एटॉमिक मास है 10। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5 लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है, 11। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया,
आइसोटोप्स हो गए। क्या होते हैं गाइस आइसोटोप्स का मतलब? आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स इज नथिंग बट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है गाइस, उनको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? आइसोटोप्स कहते हैं। तो फिर अगर हमारे आइसोटोप्स होते हैं और उस समय अगर मुझे किसी एलिमेंट का अगर मुझे एटॉमिक मास यूज करना है तो फिर उस समय एटॉमिक मास यूज कैसे करूंगा? जैसे मान के लिए बोरॉन है, अब मुझे बोरॉन का एटॉमिक मास की जरूरत है, बोरॉन के मुझे एटॉमिक मास की जरूरत है, लेकिन मुझे पता है कि बोरॉन के, देखिए बोरॉन के दो मासेस है, एक उसका एटॉमिक मास है 10, एक एटॉमिक मास है उसका 11। तो अब अगर मुझे इस कैलकुलेशन में मुझे अगर एटॉमिक मास यूज करना है तो फिर मैं कौन सा एटॉमिक मास यूज करूंगा? अगर मान के चलिए मुझे कार्बन के एटॉमिक मास की जरूरत है, कार्बन के एटॉमिक मास की जरूरत है, लेकिन कार्बन के तीन आइसोटोप है जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है, 12 है, 13 है, 14, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? ये सबसे बड़ा सवाल है ना? तो इसी वजह से गाइस हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत पड़ी। क्या निकालने की जरूरत पड़ी? एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत पड़ी। और आप लोग ये सब जानते हो बेटा कि 10th क्लास में हम लोगों ने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देखे थे। क्या देखे थे गाइस? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। याद करने की कोशिश कीजिए गाइस कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस के ऊपर था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बेटा हमारा मेंडेलियस का, क्योंकि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अगर एलिमेंट को अरेंज करता हूं तो दिक्कत क्या आ जाती है? जैसे कि देखिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 13, 14, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14, है ना? अब देखिए कार्बन का भी एटॉमिक मास है 14 और इसका नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास है 14, तो फिर इस समय फिर इन दोनों को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? तो ये तो एक ही ब्लॉक में आ गए रहते हैं। और यही ड्रॉबैक था बेटा किसका? मेंडेलियस का। और इसको शॉर्ट आउट किसने किया था? दैट इज व्हाट? दैट इज शॉर्ट आउट बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने शॉर्ट आउट किया था गाइस? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने शॉर्ट आउट किया था गाइस। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था? उसने हमारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था गाइस। हाँ है ना? तो गाइस ये जो दिक्कत थी मतलब क्या था? ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है और उस समय अगर उनके मुझे मासेस निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, उसके एटम का मास निकालना है, तो फिर एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो गाइस उसके लिए फिर एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया। क्या निकाला गया गाइस? एवरेज एटॉमिक मास। तो सर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा? तो गाइस उसका फॉर्मूला होता है, ओके, दैट इज अगर मुझे किसी एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, किसी एटम का क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला था गाइस, दैट इज परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास 1 प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास 2 प्लस सो ऑन होल डिवाइडेड बाय 100। देखिए ना गाइस अभी मैंने बताया कि एक ही चीज के अगर आइसोटोप अगर रहते हैं, मतलब कार्बन के तो 3 थे, बोरॉन के 2 थे, हाँ है ना? तो फिर उस समय उसका अगर एवरेज एटॉमिक मास निकाले तो कैसे निकालेंगे? परसेंट। सर ये परसेंट का मतलब क्या है? सर बेटा ये परसेंट का मतलब होता है दैट इज व्हाट? परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इन नेचर। मतलब नेचर में वो कितना परसेंट अवेलेबल है, नेचर में वो कितना परसेंट अवेलेबल है। तो परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास 1, जैसे मान लीजिए बोरॉन है, ओके, बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक मास है 10, है ना? बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक मास है 11, है ना? अब देखिए इसका एटॉमिक मास है 10, इसका एटॉमिक मास है कितना बेटा? 11। अब एटॉमिक मास दो है ना? तो फिर क्या होगा कि बोरॉन नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है? बोरॉन 10 नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है और उसका एटॉमिक मास कितना है? तो एटॉमिक मास 1, क्योंकि इसका 1 है तो 1 के लिए 1, ये दूसरा है तो दूसरे के लिए दूसरा, मतलब ये नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है और उसका एटॉमिक मास कितना है? ये नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना है? अगर इसके बाद और अगर उसका कोई आइसोटोप्स होता तो फिर उसका परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास 3 आता, बराबर है ना? और होल डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 3। अब देखिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए एक काम करते हैं, बोरॉन के लिए हम लोग निकालते हैं, बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। इसका एग्जांपल ये, तो इसी का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो गाइस आपको पहले उसका परसेंटेज कंपोजिशन इन नेचर पता होना चाहिए। गाइस अगर बोरॉन 10 की अगर मैं बात करता हूं गाइस, बोरॉन 10 की अगर बात करता हूं गाइस, तो ये नेचर में 19% प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट प्रेजेंट होता है गाइस? 19%। और अगर मैं बोरॉन 11 की बात अगर करता हूं गाइस, तो ये नेचर में 81% प्रेजेंट होता है गाइस। कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 81%। तो चलो पुट द वैल्यूज, मुझे बताइए एटॉमिक मास 1 ऑफ बोरॉन, तो मुझे बताइए इसका परसेंटेज कितना है गाइस? 19। बोरॉन 10 की बात चलिए ना, तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन के नेचर में कितना है? 19 इनटू, ओके, उसकी एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास बोला ना, एम का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास कितना है? 10 प्लस, अब
परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास 2, तो बोरॉन 11, तो बोरॉन 11 का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 81 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है 11। अब इसके बाद बोरॉन का और कोई आइसोटोप है क्या गैस? नहीं, तो बोरॉन का कोई आइसोटोप और नहीं है, इसका मतलब इसको क्लोज कर दो, होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा गैस 100। जैसे कार्बन के कितने तीन है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन का अगर निकालना रहता तो मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू लेना पड़ता, हाँ है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोरॉन का निकाला, तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे बताइए 19 इंटू 10 कितना होगा 190, सबको कैलकुलेट करना है मेरे साथ साथ। मुझे बताइए 19 इंटू 10 कितना होगा 190 प्लस 81 इंटू 11 कितना होगा, चलो कैलकुलेट कीजिए। 81 वन जा 81, तो मतलब आएगा 1, कैरी 8 है ना, 81 वन जा 81 और 81 और ये 8 कितना होगा गाइस, ये 8 9 हो जाएगा, बराबर है, मतलब 8 9 1। होल डिवाइडेड कितना है बताइए जल्दी से, होल डिवाइडेड बाय कितना है 100। ऐसा और कैलकुलेट करते हैं, बताइए कितना होगा, इज इक्वल टू 19891 कितना होगा, और 0 प्लस 1 1, 9 9 का 18, 18 का 8 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 एंड 1 10, मतलब 1081 होल डिवाइडेड बाय हाउ मच 100। तो इस 1081 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10.81, कितना आएगा गाइस 10.81। तो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ये क्या है गाइस, एवरेज एटॉमिक मास है किसका गाइस, बोरॉन का। किसका गाइस, बोरॉन का। अगर मतलब मुझे बोरॉन का अगर एवरेज एटॉमिक मास यूज करना है तो कितना होगा गाइस 10.81। क्या आपको ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का मेथड समझा गाइस? बहुत ही सिंपल है। क्या करना है गाइस, परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास होल डिवाइडेड बाय 100। उसको 100 से क्या करना है गाइस, डिवाइड। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है गाइस, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक छोटा सा टास्क जरूर करोगे गाइस। आप सभी को क्या करना है गाइस, आपको कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना और कमेंट बॉक्स में डालना है गाइस। कमेंट बॉक्स में आप सभी को कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। लेकिन सर कार्बन के तो तीन आइसोटोप है, C12, C13, C14, फिर इसका परसेंटेज कंपोजिशन नेचर में भी लगेगा। तो गाइस अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल है तो बुक्स में इनका परसेंटेज कंपोजिशन प्रेजेंट है गाइस। आप सभी को इसके परसेंटेज कंपोजिशन लेना है। एटॉमिक मास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है और आप सभी को एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है गाइस। उम्मीद करूंगा ये सब लोग करेंगे। क्या करना है, दैट इज व्हाट, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कमेंट करना है, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कमेंट करना है गाइस। निकालने का मेथड मैंने बता दिया। क्या करना है, परसेंट, वो नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास, नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास, नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास, और होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे गाइस 100 करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बोलिए गाइस, आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालना है और कमेंट बॉक्स में डालना है गाइस। आई होप सो इतना टास्क आप सब लोग करेंगे। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम और एक चीज देख लेते हैं, जल्दी से कीजिए। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट गाइस और एक चीज होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है गाइस, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? सर मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होगा, दैट इज व्हाट, मास ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ है ना। तो क्या होता है गाइस, मॉलिक्यूलर मास। सो गाइस मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, दैट इज, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है दैट इज द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का मतलब, सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम, सभी एटम के मासेस का सम जो प्रेजेंट होते हैं गाइस मॉलिक्यूल में, मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके मासेस का सम, मतलब क्या होता है गाइस, मॉलिक्यूलर मास। सर कैसे सर, तो देखते एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे C6H12O6, ये क्या हो गया मेरा, ग्लूकोज हो गया। अगर इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाला तो मैंने क्या बताया, दैट इज क्या करना, जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके मास का सम कर दो, हाँ है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे कार्बन कितने प्रेजेंट है, 6, कार्बन कितने प्रेजेंट है 6, हाँ है ना। लेकिन कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने है 12, हाँ है ना, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 6 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज व्हाट 16, हाँ है ना।
चलो तो 12 6 जा बताइए जल्दी से 12 12 32 32 12 12 कम 72 मतलब 72 AMU प्लस 12 1 जा 12 AMU प्लस 16 6 जा 96 AMU। हाँ है ना। तो चलो बेटा सम करिए 72 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 AMU प्लस 96 AMU। तो मुझे बताइए कितना होगा 84 और 96 बिकम 180 AMU। तो मुझे बताइए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आया बेटा 180 AMU। एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम मोल इनवर्स। ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। मॉलिक्यूलर मास को कहा जाता है मोलर मास, कहा जाता है मोलर मास। ये आपको सामने में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप सभी को क्या करना है, चलो मॉलिक्यूलर मास समझ के आपको सिर्फ एक टास्क और करना है। फर्स्ट 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास डेली याद करना है गाइस। क्या करना है गाइस, फर्स्ट 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको डेली याद करना है गाइस। ये आपके लिए और एक टास्क है। देखिए गाइस हम लोग जब ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, ऑफलाइन क्लास में मुझे उम्मीद है कि तब तक के आप लोगों को ये पहले 30 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस याद हो जाएंगे। तब तक के आप लोगों को इतना ही काम करना है कि आप लोगों को फर्स्ट 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करने हैं। ओके गाइस चलो तो आई होप सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बातें करेंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट। देखिए मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस मोल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।